आइसोमॉर्फिज्म, है ना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमॉर्फिज्म भी और सॉल्युबिलिटी भी, क्योंकि ये बात सही है ना कि बेटा कि जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड हैं, अगर वो क्योंकि आगे जाके आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है, आयनिक कंपाउंड कौन सॉल्युबल होते हैं प्रॉपरली वाटर में और कौन सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए वो सॉल्युबिलिटी वाला जो टर्म है प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है ना बेटा, समझ पाए ना मेरी बात को। तो हम यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा आइसोमॉर्फिज्म में मूव करेंगे, फिर उसके बाद सॉल्युबिलिटी में जाएंगे। सो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा आइसोमॉर्फिज्म। ओके, आइसोमॉर्फिज्म। देखो बेटा पहले इन चीजों का मीनिंग समझिए। आइसो का मतलब ये तो सबको पता ही है, ठीक है ना, सेम। मॉर्फिज्म पूरे का मीनिंग बता देता हूं। सेम मतलब आइसो का मतलब सेम, और इसका मतलब होता है शेप या फॉर्म, ठीक है, या तो शेप या फॉर्म। ऐसा कंडीशन जहां पर आपको सेम शेप दिखे या सेम फॉर्म दिखे, स्ट्रक्चर अलग है बेटा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को अलग तरीके से, सेम शेप, ठीक है। हाँ बेटा, चलिए तो मीन्स सेम शेप या फॉर्म, तो मतलब ऐसा, भाई देखो ये सीधी सी बात है कि भाई अगर सेम शेप या सेम फॉर्म की बात करनी है तो वो किस कंडीशन में पॉसिबल है। भाई एक स्ट्रक्चर होगा उसको तो एक ही टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा या शेप होगा, सही है कि नहीं है। मतलब एक कंपाउंड मुझे दे दिया तो उसका सेम टाइप का ही फॉर्म होगा या शेप होगा। तो मुझे अगर यहां पर बात करने की, यहां इस पर्टिकुलर कंडीशन को रिलेट करना है, तो कम से कम ऐसे दो अलग अलग कंपाउंड जिसका शेप सेम हो, तो मुझे उसको आइसोमॉर्फिज्म बोलना पड़ेगा ना। क्या मेरी बात समझ पा रहे, क्योंकि एक कंपाउंड का शेप तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक को तो मैं कंपेयर कर ही नहीं पाऊंगा, एक का तो शेप एक ही है। अगर मैं यहां पर सेम शेप की बात कर रहा हूं, तो ऐसे कंपाउंड जिनका दोनों दो अलग अलग कंपाउंड हो लेकिन उनका शेप सेम हो। आई रिपीट, तो आइसोमॉर्फिज्म किसको बोला जाएगा। आइसोमॉर्फस वो होते हैं बेटा जिनको अगर हम बोले कि दो अलग अलग कंपाउंड है लेकिन जिनका शेप जो है या फॉर्म जो है वो सेम होगा, that is known as isomorphous, and the phenomena are known as isomorphism. Got it everyone? I repeat, the two different compound, it form a same shape or same form, that is known as isomorphous with each other, isomorphous with each other, and the phenomena are called isomorphism. तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि दो अलग अलग कंपाउंड हो और उनका शेप सेम हो तो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएंगे।
समझे? क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हो रही बच्चों? अरे यस और नो? पक्का? तो इन सिंपल वर्ड की आइसोमॉर्फिज्म अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको यह ध्यान रखना है कि बेटा कम से कम दो अलग अलग कंपाउंड हो तो उनका शेप हमारे पास क्या होगा, अगर सेम होता है तो ही वो आइसोमॉर्फस कहलाएंगे। अब ऐसा नहीं कि कोई भी दो कंपाउंड उठा लो आइसोमॉर्फस होंगे, जिनका शेप सेम होगा बेटा वही पॉसिबल होंगे, हाँ कि ना? तो ये सबसे पहले अच्छे से दिमाग में रखना कि आइसोमॉर्फिज्म के लिए पहला पॉइंट क्या कहता है कि बेटा हमारे पास दो अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, उन दो अलग अलग कंपाउंड का सेम शेप हो, यानी शेप दोनों का सेम हो तो तभी हम उनको क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के आइसोमॉर्फस। इज दैट क्लियर? समझ पाए ना? क्योंकि मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं बेटा क्योंकि आगे जाके इसका एप्लीकेशन आपको बहुत जगह पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो अब अगर इतना समझ गए बेटा तो उस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि हम ये आइसोमॉर्फस जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अलग अलग कंपाउंड होंगे लेकिन जिनका सेम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, एक दूसरे के आइसोमॉर्फस। और उस फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, आइसोमॉर्फिज्म। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझे? सब लोग समझे? तो वो डेफिनेशन का मेन पॉइंट जरूर लिख लेना बेटा जो मैंने आपको बताया कि सेम शेप या फॉर्म but different compound are known as isomorphous with each other and the phenomena are called isomorphism. Understood everyone? समझ पाए ना बेटा? ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं वो पॉइंट जरूर मेंशन कर लेना, नहीं तो आगे जाके आपको दिक्कत होगी। अब इसमें बेटा बेसिकली हमारे पास हम तीन टाइप से इसको एक्सप्लेन करते हैं, मतलब अगर हम टाइप में जाएं तो तीन अलग अलग टाइप होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है बेटा, पहला हमारे पास आता है बाइनरी कंपाउंड, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड। पहला हमारे पास आता है बाइनरी कंपाउंड। तीन टाइप से एक्सप्लेन करते हैं। पहला हमारे पास है बेटा बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मतलब सीधा सीधा एक कैटायन एक एनायन, एक कैटायन एक एनायन, इस टाइप का सिचुएशन। जैसे एग्जांपल के बेसिस पर अगर बात करूं बेटा, बाइनरी कंपाउंड में NaCl है, KCl है, MgO है, MgS है, एटसेट्रा, या एक और लिख देता हूं, ठीक है, या NaF है, ETC। ये सब हमारे पास क्या होंगे बेटा, बाइनरी कंपाउंड की कैटेगरी में आएंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ये सब बाइनरी कंपाउंड की कैटेगरी। बाइनरी का मतलब एक कैटायन एक एनायन, समझे? क्लियर है? गुड। अब जैसे ये कंडीशन अगर आपको कनेक्ट हो रही बेटा तो यहीं से मैं ये बात कह सकता हूं, आगे का स्टेप इनके लिए बेसिक पॉइंट्स हैं। जैसे बाइनरी कंपाउंड के लिए जो पहला पॉइंट आता है हमारे पास, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड के लिए पहला पॉइंट आता है फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड शुड बी सेम। अब फॉर्मूला मतलब बाइनरी कंपाउंड अगर NaCl है तो आप इनमें से कोई एक उठा सकते हो, ऐसा नहीं कि बाहर से कोई भी उठा के ले आए। मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा, मेरी बात को जरूर इसलिए समझना, मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि NaCl के साथ आप इनमें से कोई भी उठा के रख लो चलेगा, लेकिन आप ये कहो कि NaCl के साथ हम Na2SO4 रख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या बोला, मेरी बात समझ लो आप लोग? NaCl के साथ Na2SO4 रखोगे तो गलत हो जाएगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास पहला पॉइंट आता है फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम। तो पहला टाइप पॉइंट लिख सकते हैं, फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम, ठीक है, फॉर्मूला टाइप सेम होना चाहिए। तो कैसा, एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं साथ साथ में आपको एग्जाम्पल जरूर देते हुए चल रहा हूं। जो ऊपर लिखे हैं उसमें से कोई भी दो उठा लो। जैसे NaCl, तो आपने कहा कि NaCl के साथ KCl, तो ये चलेगा। समझे कि नहीं समझे बेटा? समझ पा रहे हो ना मेरी बात का? फॉर्मूला टाइप मतलब बेसिक फॉर्म, क्योंकि मैंने बाइनरी कंपाउंड में यही एग्जांपल दिए, तो इन्हीं में से कोई एग्जांपल होना चाहिए। ऐसा फॉर्मूला टाइप कभी भी आपका मैच नहीं करेगा कि Na2SO4 एंड NaCl में आप कंपेयर कर रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। दैट इज नॉट अ सेम फॉर्मूला टाइप। तो फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम, जो मैंने आपके पॉइंट लिखा है बेटा, उस केसेस के लिए ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल
क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है बेटा सबको? ठीक है, सेकंड पॉइंट, साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। अब देखो ये बात जो हो रही है वो किस बेसिस पर हो रही है? कैटाइन का कैटाइन के साथ, एनाइन का एनाइन के साथ। ऐसा नहीं कि कैटाइन एनाइन का सेम करने के लिए कह रहा हूं। आई रिपीट, सुनिएगा मेरी बात को बहुत अच्छे से। साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं कैटाइन एनाइन के साइज की बात करूं तो ये एक कंपाउंड का, सपोज NaCl और KCl लिया है, तो NaCl और KCl में Na कैटाइन है, इधर K कैटाइन है। समझ पा रहे हैं? तो Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव की मैं बात करना चाह रहा हूं। कैटाइन का कैटाइन के साथ साइज, एनाइन का एनाइन के साथ साइज। इज दैट क्लियर? तो वो उस पर्टिकुलर पे आ रहा हूं साइज के लिए। ऐसा मत करना कि एनाइन कैटाइन को कंपेयर करो, नहीं। एनाइन का एनाइन के साथ, कैटाइन का कैटाइन के साथ। गॉट इट एवरीवन? सो साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन शुड बी नियरली सेम, शुड बी नियरली सेम। देखो अब यहां पर यह बात है कि कंपलसरी नहीं है कि बिल्कुल इक्वल हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं बात ये कहना चाह रहा हूं, सोचिएगा। अब देखो, अब हमने पढ़ा है तो इसमें आप कह सकता हूं कि जो साइज होता है वो पिकोमीटर में मेजर करते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत भी 5-10 यूनिट का चेंज अगर आपको दिखेगा बेटा, तो इतना लार्ज चेंज नहीं होगा, क्योंकि पिकोमीटर मतलब 10⁻⁻12 इन मीटर। यस और नो? तो उसे हम लार्ज चेंज नहीं कंसिडर कर पाएंगे। समझे कि नहीं समझे? इसलिए क्या होता है, नियरली, इसलिए पॉइंट भी लिखा है नियरली सेम चलेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझ पाए ना सब लोग? तो इसलिए वो ध्यान दीजिएगा बेटा। तो इसमें अगर हम एग्जांपल के बेसिस पे चलें, अगर एग्जांपल के बेसिस पे चलें बेटा, तो Na पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव की बात करें तो बेटा यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि R ऑफ K पॉजिटिव इज ग्रेटर देन R ऑफ Na पॉजिटिव। ये सेम नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने में आपको भी पता है कि साइज बढ़ता ही बढ़ता है। तो इनमें हम सेम नहीं कह सकते हैं, तो ये हमारे पास सेम नहीं है, तो इसको मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा Na पॉजिटिव एंड Mg+2 में एक ही पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सही है? तो उस बेसिस पे बेटा हमारे पास R ऑफ Na पॉजिटिव is nearly equal to R of Mg+2. Is that clear? ये नियरली सेम होगा, तो यही मेरे लिए एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, और देखो यहां हम स्केल लेके कोई मेजर करने के लिए नहीं बैठे हैं, ये ना करना है। इससे मैं आपको बोल रहा हूं कि चीजों को थोड़ा समझना। तो क्या करेंगे, जो एक ही पीरियड वाले होंगे वो जनरली उनको हम नियरली सेम मान के चलेंगे, लेकिन ग्रुप वालों को हम सेम मान के नहीं चलेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? क्योंकि एक पूरा, अगर आप ध्यान दो बेटा, एक पूरा पीरियड चेंज हो जा रहा है। अगर आप सेकंड पीरियड पे उठा के थर्ड पीरियड पे जा रहे हो, तो बेटा वो कंप्लीटली, अगर आप ध्यान दो तो मैं सोडियम से कंपेयर करूं तो 8 एलिमेंट जो आए बेटा, उसके बेसिस पे साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा ना। अब अगर आप कंपेयर करो तो सोडियम के बाद सोडियम वाले पीरियड में देखो, तो सोडियम वाला पीरियड कौन सा है? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में एलिमेंट कितने होते हैं बेटा? 8 एलिमेंट। और फिर 9th एलिमेंट जो अगर आएगा तो पोटेशियम होगा, सही है कि नहीं है? तो आप मुझे बताओ बेटा, 8 एलिमेंट में जो साइज आएगा वो साइज धीरे 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 चेंज होते लार्ज चेंज दिखा देगा, तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा क्या? इसे मैंने वो ग्रुप में कंपेयर नहीं कर रखा है, इसलिए मैं पीरियड में जस्ट बाजू वाले के साथ तो कंपेयर कर सकता हूं, और उसको तो मैं नियरली सेम मान सकता हूं। समझ पा रहे हो मैंने क्यों ऐसा किया है? पक्का? तो चीजों को रिलेट कर रहे हो तो उसको थोड़ा समझना भी, ताकि आपको प्रॉपर एक कनेक्टिविटी मिले। बोला नहीं है बेटा, कहां कहां कहा मैंने आइसोमॉर्फिज्म? बाइनरी कंपाउंड लिखा है, ये नहीं बोला है कि आइसोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। अब ये ऐसा तो मैंने कहीं अभी तक बोल ही नहीं रखा है। मैंने बोला कि बाइनरी कंपाउंड कैसे होंगे, उनके एग्जाम्पल दिए हैं। क्या मैंने बोला कि आइसोमॉर्फिज्म होगी एक दूसरे के? बोला मैंने ऐसा कहीं पॉइंट?
नहीं ना। तो ऐसे पहला पॉइंट लिख रहा हूं और उसमें एग्जांपल दे रहा हूं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बेटा वो आइसोमॉर्फिज्म होंगे। मैंने तो अभी क्या कंडीशन समझा है कि ऐसे कंपाउंड जो है बेटा वो आपके बाइनरी कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड जो है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है उनको हम एक कैटेगरी में रख रहे हैं, इस कैटेगरी का पार्ट है तो उनके एग्जांपल दिए। तो जरूरी थोड़ा कि बेटा वो, इसलिए तो पॉइंट लिखा रहा हूं, वो रूल फुलफिल करेंगे तो आपके आइसोमॉर्फिज्म दिखा पाएंगे ना एक दूसरे के लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो अदरवाइज मुझे ये लिखाने की जरूरत ही क्या है बेटा, अगर मैं ये कह दूं कि आइसोमॉर्फिज्म है तो इतना लिख के छोड़ दूं, समझे ना? तो फिर इन पॉइंट के लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, इन पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना फिर। लेकिन इन पॉइंट की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि क्योंकि इसी के बेसिस पर हम सीखेंगे और इसी के बेसिस पर हम कनेक्ट करेंगे कि भाई वो हमारे पास हमारा आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक, ये पॉइंट नंबर सेकंड क्लियर हुआ सबको? हम आ जाते हैं बेटा पॉइंट नंबर थर्ड पे, सी पॉइंट। अब सी पॉइंट पे हम ये कहते हैं बेटा, सी पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन शुड बी सेम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन, और फिर से वही कैटाइन का कैटाइन के साथ कंपेयर करोगे, एनाइन का एनाइन के साथ कंपैरिजन करोगे। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन शुड बी सेम। मतलब हमारे पास कैटाइन का कैटाइन वाला पार्ट, एनाइन का एनाइन वाला पार्ट, वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं बेटा NaCl और यहां MgS, देखो आप चेक करो, ठीक है, ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आप ध्यान दे रहे हो बेटा तो यहां पर सोडियम Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, यहां पर Mg+2 है और हमारे पास S-2 है। चेक कर लो बेटा, यहां पर 2 8 आएगा, यहां पर क्या आएगा 2 8 8 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या होगा 2 8 होगा और यहां पर 2 8 8 होगा। तो देखो कैटाइन का कैटाइन के साथ सेम है, एनाइन का एनाइन के साथ सेम है, अरे हाँ कि ना? तो ऑब्वियस है कि बेटा हमारे पास ऐसा केसेस भी हमें इस रूल को फॉलो करेगा। अब हम ये देखेंगे बेटा ये तीन में से मैक्सिमम जो रूल फॉलो कर पाएगा अच्छे से वही हमारा क्या कहलाएगा, एक दूसरे के आइसोमॉर्फस। इज दैट क्लियर? अब बताओ बेटा, अगर मैं बात करूं, मैं ये इसी पेज पर रहना चाहता हूं ताकि आपको दिखे और देखने के बाद आप कंपेयर करो। तो इनमें से कौन से एग्जांपल जो डायरेक्टली आपको दिख रहे हैं जिनको आप कह सकते हो सेम है? तो समझ पाए मेरी बात को? तो NaCl एंड MgS लिख सकता हूं बेटा, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये हमारे पास आइसोमॉर्फस होंगे। ऐसे ही अगर मैं कंपैरिजन करूं, आई रिपीट, ध्यान दीजिएगा बहुत, NaF और MgO को कह सकता हूं, देखो अच्छे से बोलो हाँ कि ना? तो दूसरा कनेक्टिविटी आ जाएगा बेटा MgO एंड NaF। समझ गए कि नहीं समझे? यस और नो? तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल आपके सामने आपको मिलेंगे बेटा वो प्रॉपरली आप कनेक्ट कर पाओगे, ये ध्यान रखना। मैक्सिमम आपको ऐसे एग्जाम्पल दिखेंगे जो सीधा सीधा आपके दिमाग में प्रॉपरली सेट हो पाएंगे, तो वो एग्जाम्पल एक दूसरे के कंडीशन में आपके साथ चलने वाले हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर आइसोमॉर्फस है, अब याद करो हमने NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ा है, मैंने समझाया था वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है, हाँ कि ना? तो अगर NaCl जो है बेटा किसी ये कहे, NaCl को रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, वो एक टाइप है आपका आयनिक का जो मैंने आपको समझाया था, बना के दिखाया था, तो उसको रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जो भी NaCl के साथ आइसोमॉर्फस दिखाएगा वो सब के सब रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या कहा मैंने? मेरी बात समझ पाए आप लोग? जितने भी, ये बंद क्यों किया है बेटा?
सर ने बंद किया या सर को आपने बोला? ऐसा मत करो यार भाई, इंसान को जीने तो हाँ एक मिनट, एक बंद करूं? कर दो, कर दो। हाँ मतलब यार, इंसान को जीने तो दिया करो यार, जीने का भी हक नहीं है बेटा अब तो यार, है ना? वैसे तो बोला जाता है बेटा फ्रीडम कंट्री में रह रहे हो, कहाँ फ्रीडम है बेटा, अपनी तो सुनी नहीं जाती है। हाँ तो बेटा मैं बात कर रहा था, सुनिएगा मेरी बात को फिर से बेटा प्लीज अच्छे से, कि मैंने आपको ये बोला कि आइसोमॉर्फस के लिए जो कंडीशन है वो मिली जहां पर, तो अब अगर आपको ये बोला गया, देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि केवल यही दो एग्जांपल कनेक्ट कर रहे हैं, अगर उसने कहीं पर भी आपको ये बोला कि MgO या MgS या कोई भी एग्जांपल उसने लिख दिया कि इट इज फॉर्म और रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, तो समझ जाना कि बेटा वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होंगे। आई रिपीट, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सबका स्ट्रक्चर क्या बन रहा है बेटा? सेम बन रहा है। बोलो हाँ कि ना, मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट को ध्यान देना। यहां तो मैंने सीधे सीधे इन पॉइंट को कनेक्ट करके आपके सामने लिख दिया, लेकिन सपोज करो बेटा अगर एक स्टेटमेंट बना रखा और उसमें 4-5 कंपाउंड लिख रखे हैं, अगर वो बाइनरी कंपाउंड है, इनमें से कोई भी उठा के 4-5 कंपाउंड लिखे और बोला सबको कि इट फॉर्म और रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, क्या बोला? इट फॉर्म और रॉक सॉल्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, इसका मतलब वो शब्द एक दूसरे के क्या होंगे? आइसोमॉर्फस होंगे कंपलसरी, बिकॉज सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, और हमारा वही करना है कि बेटा उनके शेप क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इज दैट क्लियर? अब देखो यहां पर ध्यान रखना, एक स्ट्रक्चर अलग होता है, सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन द सेंस मैं उनकी बात कर रहा हूं जो उनका कंप्लीट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन रहा है, समझे? आप एक स्ट्रक्चर ऐसा भी पढ़ते हो ना, कोई एक कंपाउंड दे दिया जाए आपको जिनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, उन बॉन्ड के बेसिस पर स्ट्रक्चर बना दो, अरे हाँ कि ना? मैं उन स्ट्रक्चर की बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं बात करना चाह रहा हूं कि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर आपको दिख रहा है। तो NaCl का हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर जो देखा था बेटा, जो स्ट्रक्चर आपको प्रॉपरली बना के दिखाया था, तो वो स्ट्रक्चर आपको याद है? तो वो पूरा यूनिट सेल जो बना बेटा, वो पूरा एक यूनिट सेल जो हमने प्रॉपरली बनाया, एक पूरा एफसीसी स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं बेटा, वो पूरा हमने बनाया, तो वो पूरा पार्ट हमारा क्या है बेटा? वो सेम की बात करना चाह रहा है। वो जहां पर जिसके लिए सेम होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उन पर्टिकुलर सभी कंपाउंड को एक दूसरे के आइसोमॉर्फस। इज दैट क्लियर? समझे कि नहीं समझे? तो आइसोमॉर्फस के लिए कंडीशन आपको प्रॉपरली क्लियर कर दी। अब दिमाग में कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि भाई इसमें ही घूमते रहे अपन। अंडरस्टूड एवरीवन? क्या मेरी बात सबको समझ में आई? ठीक है, हम आगे मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट इसी में देखो, ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, बाइनरी कंडीशन। अब हमारे पास आता है ऑक्सो सॉल्ट्स, ऑक्सी सॉल्ट्स। ऑक्सी सॉल्ट्स जो होते हैं बेटा, ये भी हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। अब आइसोमॉर्फिज्म दिखाते हैं तो इसका मतलब ऑक्सी सॉल्ट्स में क्या क्या हमारे पास कंडीशन किस तरीके से देखेंगे, फिर से मैं उसी पॉइंट पर आना चाह रहा हूं। तो यहां पर भी वही कंडीशन है। सबसे पहले ऑक्सी सॉल्ट समझ लो बेटा। ऑक्सी सॉल्ट्स मतलब जैसे मैंने अभी आपको बात कहा कि एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपके सामने रखूं। अब फिर से ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि बेटा ये ऑक्सी सॉल्ट्स के एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं कि भाई ये सबके सब एक दूसरे के लिए आइसोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। हाँ, उसमें से जो एक दूसरे के साथ में होंगे वो सब दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कह दो कि भाई ये एक दूसरे सबके सब आइसोमॉर्फिज्म दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? मैं जो लिख रहा हूं वो किसके एग्जांपल लिख रहा हूं? ऑक्सी सॉल्ट्स के, आइसोमॉर्फिज्म के एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं। हां, उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले में किया। तो ऐसा नहीं कि बेटा जो एग्जांपल लिखे हो सबके सब आइसोमॉर्फिज्म एक दूसरे के सबके साथ दिखा रहे, नहीं। अंडरस्टूड एवरीवन? तो जैसे पहले डिस्कस किया था वैसे कंफ्यूज मत होना बेटा, ओके? तो अब देखो यहां पर मैं बात करना चाह रहा हूं, जैसे NaClO3 है, ठीक है, NaClO3, यहां पर Na2SO4, बहुत सारे हैं बेटा, Na2CO3, NaNO3, बहुत सारे हैं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक है, CaCO3, ठीक, और
ZnSO4, इस टाइप से एटसेट्रा बहुत सारे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इतने ही हैं। इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी सॉल्ट्स। इसमें अगर आप ध्यान दो, आपको अगर मैं पूछूं तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यहां Na पॉजिटिव होगा और ClO3 नेगेटिव होगा? बोलो हाँ कि ना? ठीक है। अब ये इनको ऑक्सी सॉल्ट्स क्यों बोला गया, थोड़ा सा समझ लो। कैटाइन एनायन तो आपको दिखा, अगर कैटाइन एनायन दिखा इसका मतलब वो आयनिक कंपाउंड तो है। ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, क्योंकि ये बात सही है ना कि भाई एस ब्लॉक के फर्स्ट ए और सेकंड ए जो हमारे पास एस ब्लॉक है, उनके अगर बेटा कोई भी कंपाउंड मिल रहे हैं तो जनरली आयनिक कंपाउंड दिखाएंगे। तो मुझे कैटाइन मिल गया, एनायन मिल गया, इसका मतलब आयनिक कंपाउंड दिखाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है। अब दूसरी बात ये बेटा, ClO3 में जैसे ही मैं मूव करता हूं तो ClO3 बेटा हमारे पास, अगर आप ध्यान दे रहे हो यहां पर आप देख रहे हो Cl और ऑक्सीजन दोनों के दोनों नॉन मेटल है, दिख रहा है ना सबको? दोनों के दोनों क्या है बेटा? नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के बेस पर उनने एक हमारे पास एनायन का फॉर्मेशन किया है, तो उसको बोला जाता है बेटा एक्चुअली ऑक्सीजन अगर वहां पर प्रेजेंट है और वो नॉन मेटल के साथ है तो वो एक कंप्लीटली एक हमारे पास ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो ऑक्सी एसिड्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ऑक्सी एसिड। जैसे एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल अगर लूं बेटा मैं, तो एग्जाम्पल में अगर लूं तो HClO3 दैट इज द ऑक्सी एसिड्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सी एसिड्स। तो ये ऑक्सी एसिड्स हमारे पास हमें बहुत सारे इन्हीं कंपाउंड से मिलते हैं, तो वो ऑक्सी एसिड के बेसिस पे उसका सॉल्ट है। अब ऑक्सी एसिड बोलने के पीछे भी रीजन वही है कि ऑक्सीजन से, मतलब जो भी हमारे पास ऑक्सीजन है उसी का वो कंपाउंड बनना और वो एसिडिक नेचर दिखाना, जिसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं बेटा वो ऑक्सी एसिड्स हैं। सेकंड थिंग, अगर आप ध्यान दे रहे हो बेटा NaNO3, इसको भी ध्यान दो। NaNO3 में अगर आप देख पा रहे हो Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, और इसका ऑक्सी एसिड्स क्या होगा? HNO3। अब ये तो आपने सबने सुना है। दूसरा आपको फिर से ध्यान दो, Na2SO4 सुना है ना? तो Na पॉजिटिव और SO4 -2 है ना, तो इसका एसिड क्या होगा? H2SO4, ये भी सुना है। तो ये सब ऐसे होंगे बेटा जो आपके अल्टीमेटली आपको क्या दिखाएंगे? ऑक्सी एसिड बनाएंगे। तो मतलब ऑक्सी सॉल्ट बोलने के पीछे उसका क्या रीजन है? क्योंकि वो ऑक्सी एसिड से ही एक्चुअली सॉल्ट वो बाद में इनिशिएट किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं, क्यों किए जाते हैं, वो सब आपका काम नहीं है, वो यहां पर हमने को डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन है कहां से आए हैं ये मैंने आपको बता दिया है। क्या होगा, किस तरीके से आएंगे, ये सब सेकेंडरी पार्ट है। ये सब अभी आपको जानने की जरूरत नहीं, जब हम इनऑर्गेनिक में वहां जाएंगे तो हम इस चीज का डिस्कशन करेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस और नो? कनेक्ट हुआ? क्या समझ में नहीं आया बेटा? क्या ये नहीं देखा तूने? देखा है ना? तो मैं समझाना, मैं एक ही पॉइंट में बोल रहा हूं बेटा, ऑक्सी सॉल्ट्स का मतलब जो कैटाइन एनायन रखेंगे, और वो बने कहां से? ऑक्सी जो एनायन है, हमें एनायन को ध्यान रखना है। एनायन कहां से बने? उनके एसिड से। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूं। और कैसे बने, क्या बने, उसकी स्टोरी अभी हमें डिस्कशन ही नहीं करनी। सो इट इज द सिंपलेस्ट स्टेटमेंट। सो एनायन, ऑक्सी जो एक्चुअली एनायन को देखो, कैटाइन को मत देखो। कैटाइन एनायन तो आयनिक बॉन्ड बना रहा है सीधा सीधा बेटा। एनायन को देखो तो एनायन एक्चुअली क्या बना रहा है? एसिड बना रहा है। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो बना रहा है। जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हैं सब ऐसे ही करेंगे। तो अगर वो एनायन बना रहा है बेटा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भाई वो एनायन जो हमारे पास है वो एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसका मतलब उनको हम ऑक्सी एसिड्स के नाम से जानते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, ये सब हमारा पार्ट अभी कहीं डिस्कशन का नहीं है। बात समझ में आई? तो हमें जो डिस्कशन करना है बेटा, वो ये करना है कि भाई वो एसिड से ही आया है। वो आया कहां से है? वो एनायन एसिड से। तो एसिड से आया है, और एक एनायन है, एक कैटायन है, तो कैटायन एनायन मिलकर आयनिक का बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट इज द ऑक्सी सॉल्ट्स। गॉट इट? क्लियर है सबको? यस और नो? आया समझ में? कहां सोच में डूबा है? तेरे पूछ रहा हूं बेटा, आ रहा है ना समझ में? कहां खोया है? यही है ना? हाँ ठीक है, कनेक्ट हुआ बेटा सबको?
तो ये कंडीशन है। अब इसके लिए भी हम पॉइंट्स पे आ जाते हैं बेटा। पहला पॉइंट सेम वही फॉर्मूला टाइप। देखो पहला पॉइंट सेम है, सेकंड पॉइंट सेम है, इसलिए मैं फटाफट बोल रहा हूं, आप वही पॉइंट को जो आपने बाइनरी कंपाउंड में लिखा है उसी को आप लिख सकते हो कि फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम। क्या बोला मैंने? फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम। तो फॉर्मूला टाइप सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बेटा कुछ भी उठा के रख लोगे। आई रिपीट, फॉर्मूला टाइप शुड बी सेम। तो क्या करोगे बेटा, अगर फॉर्मूला टाइप सेम है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि NaClO3 एंड NaNO3। देखो सेम दिख रहा है, अरे हां के ना? एक सोडियम, एक क्लोरीन, एक नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, सेम दिख रहा है। तो इसलिए बेटा मैं इसको फॉर्मूला टाइप के एग्जाम्पल में रख लूंगा। लेकिन ये नहीं कह रहा हूं कि बेटा हाँ ऐसा मत कह देना कि ये आइसोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। हाँ, ये केवल उस पहले रूल को फॉलो कर रहे हैं। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड जो बी पॉइंट है बेटा हमारे पास, वहां पर हमने क्या लिखा था सेकंड पॉइंट को? साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी नियरली सेम। हाँ कि ना? तो यहां पर भी वो पॉइंट आपका आ जाएगा बेटा। ठीक है। लिख लिया सबने? तो अब साइज में मैं जो जा रहा हूं बेटा, वो साइज को रिलेट करने के लिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये साइज के बेसिस पे ही थर्ड पॉइंट रिलेट करूंगा। इसलिए मैं साइज में कोई एग्जांपल रख ही नहीं रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बस ये पॉइंट था, मैंने आपको बता दिया। मैं इसी के बेसिस पे थर्ड पॉइंट को थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूं। थर्ड पॉइंट ये कहता है, ध्यान दीजिएगा बेटा मेरी बात को बहुत अच्छे से। अगर आप ध्यान दे रहे हो ऑक्सी सॉल्ट्स में कोई भी एग्जांपल लो, जैसे मैंने आपके NaClO3 को लिया, NaClO3 को लिया, और साथ में बेटा मैं NaNO3 को चलो ले लेता हूं, ठीक है ना? तो वो ये कहना चाह रहा है जब इसको आप ब्रेक डाउन करोगे तो Na पॉजिटिव आ रहे हैं और ClO3 नेगेटिव आ रहे हैं। सेम यहां पर इसको ब्रेक डाउन करोगे तो Na पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है। एक पॉइंट जो अभी आपको याद रखना पड़ेगा, आगे जाके तो सीखेंगे हम, जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड में आएंगे वहां इस चीज को सीखना है, लेकिन यहां पर कुछ पॉइंट के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको याद रखना पड़ेगा जब तक हम उस पॉइंट पर, उस कॉन्सेप्ट पे आ नहीं जाते हैं। तो जब तक वो कॉन्सेप्ट पे नहीं आएंगे तब तक आपको याद रखना पड़ेगा। मैं फिर से बोल देता हूं आपको। तो बेटा यहां पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मुझे क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि उसका बेसिकली शेप पे जब जाना है या साइज को मेजर करना है, तो यहां कैटायन है, कैटायन को तो मैं सीधे सीधे देख के कह दूंगा बस सेम ही होगा बेटा, दोनों में Na ही है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? एनायन। क्या इंपॉर्टेंट होगा बेटा? क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही? अब एनायन का अगर साइज नियरली सेम हो जाए तो मेरा आइसोमॉर्फिज्म दिखाना स्टार्ट कर जाएंगे। बोलो हाँ कि ना? क्योंकि कैटायन तो साफ साफ दिख रहा है ना बेटा, सेम है। अरे समझे? ठीक। तो अब मुझे बात करनी है बेटा कि एनायन की। तो एनायन को डिस्कस करने के लिए उसने एक स्पेसिफिक पॉइंट बताया है, जो इसी का पार्ट है। सी पॉइंट के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट बताया है। आई रिपीट, इट इज अ स्पेसिफिक, बिकॉज अभी तक आप उस चीज को नहीं जानते हो, तो इसलिए मैं आपको साफ साफ बोल देता हूं कि स्पेसिफिक है। तो करना कैसे आपको समझाऊंगा, आपको समझना कैसे वो भी आपको मैं बताऊंगा। अगर हम बात करें बेटा, यहां पर एक टर्म आता है हाइब्रिडाइजेशन। अब मैंने आपको क्या बोला, आपको याद रखना पड़ेगा। तब तक मैं इसका कोई डिस्कशन नहीं करूंगा जब तक हम इस कॉन्सेप्ट में नहीं आएंगे। तो तब तक आपको केवल सिंपली याद रखना होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या कंडीशन है, सब सेकेंडरी पार्ट। इसको हम यहां डिस्कशन करेंगे, इसी यूनिट में आएगा। इसे मैं यहां पर कोई इसका कंडीशन यहां पर लेके नहीं आऊंगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अगर किसी को कंफ्यूजन भी हो तो वो संभाल के रखना, क्योंकि हम इसका आगे कंप्लीट कंक्लूजन निकालेंगे। गॉट इट एवरीवन? तो हाइब्रिडाइजेशन की जब बात आई तो उसने क्या बोला, देखो मैं आपको बताता हूं। उसने बोला कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो सेकेंड पीरियड, अब देखो ये तो सबको पता है, जो लिख रहा हूं इसके बाद वाली कहानी वो सबको पता है। जो सेकेंड पीरियड होते हैं, जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट हैं, उनमें हमारे पास
केवल S और P सबसेल ही प्रेजेंट होते हैं। अब ये सबको पता है, ऐसा मत कर लेना कि ये नहीं पता अपने को, समझे कि नहीं समझे। और अगर ऐसी कंडीशन है, उस बेसिस पे ये केवल और केवल जो हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं वो sp2 दिखाते हैं, ठीक है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहे हैं तो बेटा वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट ही होंगे, ये भी ध्यान रखना। अब कैसे, जैसे यहां पर मैंने NO3 नेगेटिव लिखा है, एग्जांपल भी इसका दे देता हूं। NO3 नेगेटिव हो गया, ठीक है। CO3-2 जो एनाइन पार्ट है, केवल मुझे उसके देखना है, उसके सेंट्रल एटम को पकड़ूं तो नाइट्रोजन है, ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, कार्बन है, वो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, तो उनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, sp2, ठीक है। क्या होता है, क्या कंडीशन है, मैंने आपको बोला सब सेकेंडरी पार्ट है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। आपको देखना है क्या, पूरे उस आयनिक कंपाउंड को तोड़ना है, कैटाइन एनाइन में तोड़ना है। फिर आपको देखना है कि जो एनाइन पार्ट है ऑक्सी सॉल्ट्स का, वो एनाइन पार्ट का सेंट्रल एटम क्या है। सेंट्रल एटम तो पहचान पाओगे, यहां पर सेंट्रल एटम क्या है, NO3 में N, CO3-2 में क्या है, C, समझ जाओगे। तो वो सेंट्रल एटम अगर सेकंड पीरियड का होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इज दैट क्लियर, यस और नो। और अगर बेटा हमारे पास ये थर्ड पीरियड का होगा, ये थर्ड पीरियड का होगा, तो थर्ड पीरियड में उसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा बेटा हमारे पास वो sp3 हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल आपके सामने देखो बेटा, ClO3-, ठीक है, PO4-3, ठीक है, मैं उसको भी लिख देता हूं, PO4-3 फॉस्फेट आयन, सब थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, ये भी कह देता हूं थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड के नीचे जितने भी होंगे सबके लिए यही कहानी होगी। तो उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगा, sp3, क्या कहलाएगा, एक sp2 है, एक sp3। अब ऐसा मत बोलना बेटा, मैथमेटिकली मत जाना, sp², sp3, दैट इज नॉट अ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। यहां अलग स्टोरी है बेटा, वो बाद में डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्या होता है, क्या कंडीशन है, ऐसा क्यों बनते हैं, दैट इज द सेकेंडरी पार्ट जो इस यूनिट में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, जैसे मैं आपको प्रोनाउंस कर रहा हूं उसी तरीके से आपको करना है, sp2 एंड sp3। अंडरस्टूड एवरीवन। तो सेकेंड पीरियड के लिए क्या बोलेंगे, sp2, थर्ड पीरियड के लिए sp3। अब बेटा अगर ये हमें जिसके सेम मिलेंगे, सपोज करो बेटा हमारे पास sp2 वाले होंगे, उनका स्ट्रक्चर सेम होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन वाले मिले, इसका कंक्लूजन क्या है वो लिखिएगा, कि सेम हाइब्रिडाइजेशन वाले का शेप क्या होगा, सेम होगा। जिनका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा उसका शेप भी सेम होगा। बात समझ में आ रही है, आई रिपीट, जिसका हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा उसका हमारे पास सेम हाइब्रिडाइजेशन, मैं जो यहां पर पॉइंट लिख रहा हूं इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, सेम हाइब्रिडाइजेशन सेम शेप ऑफ सेम शेप, ठीक है, मतलब उस एनाइन का शेप मुझे सेम मिल चुका है। और बेटा एनाइन का शेप अगर सेम शेप है वो सेम मिल जाएगा तो ये फिक्स है बेटा कि कैटायन ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, क्योंकि उसको तो मुझे नियरली ही रखना है। और ध्यान दो, मैंने आपको बोला कि एक ही टाइप के एलिमेंट के अगर कैटायन बन रहे हैं और एनाइन डिफरेंट है तो तब भी मेरे को कंपाउंड ऐसे दिख सकते हैं जो हमारे आइसोमॉर्फस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर। वो डिपेंड फिर किस पे करेगा, एनायन के हाइब्रिडाइजेशन पे, और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे शेप को डिटरमाइन करोगे। जिन दो एनायन का हाइब्रिडाइजेशन सेम, उसका शेप भी सेम होगा। जिन दो एनायन का हाइब्रिडाइजेशन, आई रिपीट, जिन दो एनायन का हाइब्रिडाइजेशन सेम, उसका शेप भी क्या होगा बेटा, सेम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही। तो अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, मैं तो यही कह रहा हूं कि फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट छोड़ दो, अगर आप इसी पॉइंट को, सी पॉइंट को भी कंसिडर करोगे तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है। आई रिपीट कि अगर आप केवल थर्ड पॉइंट को भी देखोगे तो आपको मैक्सिमम सभी आंसर आपको सही मिल जाएंगे। गॉट इट एवरीवन, समझे कि नहीं समझे।
सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर वो ऑक्सिस सॉल्ट्स हैं, ऐसा मत करना आगे जाके सर आपने तो ये बोल रखा है ऑक्सिस सॉल्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी एलिमेंट को उठा लूं सबका हाइब्रिडाइजेशन में sp3 बोले जा रहा हूं, गलत हो जाए। मैं बात कर रहा हूं वो तब किस केस में जब ऑक्सिस सॉल्ट्स हो। ठीक है, समझ गए सब लोग? यस और नो? तो थोड़ा सा बेटा इन चीजों को ध्यान देना। अब इनका कंक्लूजन मैंने आपके नेक्स्ट पॉइंट पे लिख दिया है कि सेम हाइब्रिडाइजेशन वालों का शेप भी क्या होगा, क्या होगा, सेम होगा। इज दैट क्लियर? समझ गए? अब मैं एग्जांपल पे आ रहा हूं बेटा। ठीक है, एग्जांपल हमारे पास जो है आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। NaClO4 या ClO3 जो भी आपको लिखना है, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। दूसरा हमारे पास आता है MgSO4। ठीक है, अब देखो सेंट्रल एटम पकड़ो, ब्रेक डाउन करने की भी जरूरत नहीं है। सेंट्रल एटम देखो, Na और पॉजिटिव और Mg+2 को तो हम नियरली सेम बोल चुके हैं पहले ही, बाइनरी में भी बोल चुके हैं, तो उनसे तो मुझे डिस्कशन करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे केवल सेंट्रल एटम पकड़ना है। अब मुझे बताओ दोनों के दोनों थर्ड पीरियड है कि नहीं है? थर्ड पीरियड है, तो इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। इसका भी क्या होगा? sp। तो ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होंगे बेटा। समझे कि नहीं समझे? बस ऐसे ही अपने को कनेक्ट करना है बेटा। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? ठीक है, तो चीजों को बहुत प्रॉपरली अपने को कनेक्ट करते हुए चलना। हाँ भाई बोल, क्या दिक्कत हुई? क्यों पेट में दर्द हो रही? भला मानस, इसलिए मैं पहले पूछ रहा था, अब हाँ क्यों कह रहा? ये तो बताया बेटा, सेंट्रल एटम मतलब ये तार बेटा, ये पूरा कंपाउंड है। इसको तूने तोड़ा यहां पर, तो तूने लिखा ये कैटायन और ये एनायन। तो एनायन मैंने क्या बोला था बेटा? एनायन में ऑक्सीजन भी होगा और एनायन में दूसरा एटम भी होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो ऑब्वियस है कि बेटा बहुत सारे ऑक्सीजन दिख रहे हैं, वो तो दिख रहा है ना। तो एक से ज्यादा है तो ऑक्सीजन ऑब्वियस है कि बेटा वो सराउंडिंग में रहेंगे, तो सेंट्रल एटम एक ही दिखेगा फिर अपने को। तो जो एक कम दिख रहा है बेटा वही सेंट्रल एटम है। समझा? ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो अब बेटा ये बात सबको समझ में आई? अरे समझ में आई हाँ कि ना तो बोल सकते हो यार। तुम लोगों को तो ना बस पता भी नहीं चलता कि क्या चल रहा है, क्या कर, है ना। अब दूसरा एग्जांपल ये बेटा हमारे पास FeSO4.7H2O एंड ZnSO4.7H2O। इसको बोलते हैं बेटा हमारे पास ग्रीन विट्रियोल। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल एंड व्हाइट विट्रियोल। ठीक है, ओके, सो ग्रीन विट्रियोल एंड व्हाइट विट्रियोल। अब बेटा देखो 7H2O तो दोनों में कॉमन है, इसकी तो बात ही करनी नहीं अपने को। अब रही बात बेटा, यहां कैटायन Fe है, यहां Zn+2 है, वहां Fe+2, यहां Zn+2। और ध्यान दो दोनों एक ही पीरियड के हैं, हाँ कि ना। तो कैटायन को तो मैं कंपेयर करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो लगभग एक ही पीरियड के, तो लगभग नियरली साइज सेम ही होना चाहिए। सही है। अब रही बात बेटा केवल एनायन की, तो एनायन को चेक करो बेटा, SO4 सेम है, वैसे तो सेम भी दिख रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी लिख दो बेटा, क्या होगा? sp3। sp3 मतलब हमारे पास तो ऑब्वियस है कि एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो अब आपको जब भी चेक करना है तो इसी बेसिस पे जाना है। एनी डाउट? जल्दी बोलो बेटा, समझ गए ना। एक एग्जांपल और लिख रहा हूं बेटा, ध्यान देना। NaNO3 एंड MgCO3। ठीक है, देखो यहां Na और Mg तो कॉमन समझ गए। अब रिलेट करो बेटा हमारे पास N और C को, तो N सेकेंड पीरियड, C सेकेंड पीरियड, क्या होगा? sp2। तो अब ऑब्वियस है सेम हाइब्रिडाइजेशन यानी सेम शेप, यानी एक दूसरे के आइसोमॉर्फस होंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए बेटा? यस और नो? तो देखो अल्टीमेटली हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट यानी हाइब्रिडाइजेशन को हम कनेक्ट कर जाएं तो हमें बाकी चीजों को रिलेट करना बहुत इजी हो जाएगा। बात समझ में आई? एक और एग्जांपल देता हूं बेटा।
BaSO4 और KMnO4। तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा, ये कैटायन हमारे पास अलग बन गए, ठीक है ना। इन कैटायन को अगर मैं ज्यादा डिटेल में ना जाऊं, इनका साइज की बात अभी हम ना करें, हमें पहले एनायन वाले पार्ट को ऑब्जर्व करना है। और मैंने आपको क्या समझाया बेटा, यहां Mn है, यहां पर S है, यहां ऑक्सीजन 4 है, यहां पर भी ऑक्सीजन 4 है। तो एक टाइप से फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला टाइप, तो वो तो सेम दिख रहा। अब मैंने आपको क्या समझाया बेटा, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जितने भी हमारे पास होंगे, सबके लिए सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो ये तो sp3 है ही, क्योंकि ये तो थर्ड पीरियड है ही, लेकिन ये थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स मतलब उसके नीचे की बात आ गई, तो इसके लिए भी क्या होगा बेटा, sp3। लेकिन ध्यान देना बेटा, इसको हम ये एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे। ये sp3 नहीं होता, sp3 टाइप ही होता है, जिसको मैं चेंज करके लिख रहा हूं। देखो स्पेसिफिक है इसलिए लिख रहा हूं बेटा, कहीं कहीं पर जितने भी केमिस्ट्री में स्पेसिफिक चीजें आती है बेटा, उनको बताना जरूरी है। इसे कंपाउंड आ रखा है, मैं आपको लिख दे रहा हूं। ये हाइब्रिडाइजेशन टाइप sp3 ही होता है, लेकिन वो चेंज दिखाता है D3S, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। आप ये लिख लेना बेटा, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हम डिस्कशन तो करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आई रिपीट, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इट इज द इक्विवेलेंट टू द sp3। इसको क्या कहोगे, इक्विवेलेंट टू द sp3। ये sp3 के इक्विवेलेंट ही चलता है, और sp3 के इक्विवेलेंट चल रहा है मतलब सेम शेप दिखाएगा। अब देखो, मैंने स्पेसिफिक एग्जांपल भी है तो उसको भी आपके सामने रख दिया है, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना आए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं उस पॉइंट को, ताकि भाई ऐसा नहीं कि दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन बने। मैंने ये पॉइंट बोला कि उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, जिसे हम D3S कह रहे हैं, और वो D3S इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ sp3। समझे, sp3 के इक्विवेलेंट है। अगर इक्विवेलेंट होगा तो शेप भी तो सेम दिखाएगा, इसलिए बेटा हमारे पास ये एक दूसरे के फिर से आइसोमॉर्फस बन जाएंगे। तो अगर मैं कहूं तो ये भी एक दूसरे के आइसोमॉर्फस के ही एग्जाम्पल हैं। अंडरस्टूड एवरीवन, एनी डाउट? अब ध्यान देना, इसमें कोई ऐसा मैं आपको बात करूं तो समझने वाला पॉइंट यह है कि जो समझदारी से हम काम करें। जब मैंने आपको बोल दिया कि बेटा स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैं उस चीज को तो अभी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगा, क्यों है, क्या है, किस बेसिस पे है, वो सब सेकेंडरी पार्ट है। क्योंकि मैंने आपको बोला हम बाद में जब डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो वहीं पर हम बात करेंगे। स्पेसिफिक है ये बोल दिया है, तो स्पेसिफिक लिखा भी है, और साथ में आपको ये भी बोल दिया इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ sp3। जब उसके इक्विवेलेंट हो गया तो शेप भी सेम ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा, और आगे जाके तो हम ये प्रूफ करेंगे बेटा कि इन दोनों का सेम शेप होता है। मतलब sp3 वाले हाइब्रिडाइजेशन का और हमारे पास D3S का, दोनों का शेप जो होता है वो सेम होता है। इसलिए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्जांपल है तो मेंशन कर दिया। तो आपको शायद याद रखना पड़ेगा, तो ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्जांपल ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन एक स्पेसिफिक टाइप का है। अंडरस्टूड एवरीवन? समझे? तो ये था बेटा आइसोमॉर्फिज्म का सेकंड पॉइंट। अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, थर्ड एंड लास्ट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पार्ट। और वो थर्ड पार्ट ये कहता है ऑल एलम आर अ आइसोमॉर्फस ऑल एलम आर आइसोमॉर्फस। सभी के सभी एलम जो होते हैं बेटा वो एक दूसरे के आइसोमॉर्फस ही दिखाते हैं। अब सबसे पहले एलम तो सुना है ना, बताया था ना एक दिन, मैंने बताया भी है बेटा। उसके बाद भी नहीं कहते तो ये आपकी कमजोरी है, बस इसको नहीं दिमाग में रखो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे तो याद है मैंने बता रखा है, और यहां पर बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ बताया था। तो अब दोबारा एलम के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, हाँ उसके बेसिक फार्मूले में जहां मुझे जो डिस्कशन करना है वहां पर मैं लेके चल रहा हूं। एक्चुअली एलम जो होता है बेटा, M2 बेसिक फार्मूला ऑफ एलम M2SO4 डॉट M डैश
2SO4 whole thrice dot 24H2O. I repeat, M2SO4 dot M-2SO4 whole thrice dot 24H2O. In this situation, what is M? M is the monovalent cation. Monovalent cation मतलब जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, सीधा सीधा लिखूं कि वो M प्लस दिखाएगा. समझे? अरे समझे? इससे सामने लिखा है, सॉरी सामने मेंशन किया है, मोनोवेलेंट की बात करना चाह रहा हूं. ठीक है, मोनोवेलेंट कैटाइन. एंड M डैश जो होता है बेटा हमारे पास, वो है ट्राइवेलेंट कैटाइन. ट्राइवेलेंट कैटाइन M डैश प्लस 3 में एग्जिस्ट करेगा. तो अगर ऐसा फेज आपको कोई भी, अब देखो ध्यान देना, ये सबसे अच्छी बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, ऐसा किसी भी दो एलिमेंट, दो अलग अलग आपके कंडीशन से एलिमेंट से मिल रहा है, तो वो कंपलसरी बेटा आपका एलम का ही फॉर्म होगा. कि एक कैटाइन जो है बेटा वो मोनोवेलेंट हो और एक कैटाइन जो हो वो ट्राइवेलेंट हो और उससे वो इस टाइप का फॉर्म बनाए. इट इज द कंप्लीट कंडीशन ऑफ अ एलम. सो इसलिए बहुत वैरायटी ऑफ एलम हमारे पास हमें मिलते हैं. तो उसके पीछे उसका रीजन यही है बेटा कि एक कैटाइन जो है बेटा वो मोनोवेलेंट होता है और एक कैटाइन जो है वो ट्राइवेलेंट होता है. क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? यस और नो? मोनोवेलेंट कैटाइन और ट्राइवेलेंट कैटाइन का होना मस्ट है और उसके बेसिस पे ये जनरल फॉर्मूला बन जाएगा. तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट हमारे पास वैरायटी ऑफ हमें यहां पर कंप्लीट एलम मिलते हैं. जैसे एग्जांपल पे मैं आपको बताऊं बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आपको बात करूं तो K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, दैट इज द पोटास एलम. ठीक है, एक दूसरा और फॉर्म होता है पोटास एलम का, अगर आप ध्यान दे रहे हो, K2SO4 डॉट Fe2 SO4 whole thrice dot 24H2O. तो इस टाइप के कंडीशन देखो, यहां Fe+3 में है. हाँ कि यहां K तो +1 में ही होगा. तो बस अपने को यही ध्यान देते हुए चलना बेटा. ऐसे क्रोमियम के भी एलम मिलते हैं बहुत सारे. इसे मैंने एक दो एग्जांपल से आपको कंप्लीटली समझा दिया है, लेकिन पहचानने का क्या तरीका है आप समझ पा रहे हो? क्या तरीका है? एक मेटल जो हमारे पास हो वो मोनोवेलेंट के बेसिस पे हो, यानी एक पे +1 चार्ज हो, एक पे +3 चार्ज हो, तो उस बेसिस पे बेटा अगर ऐसा फॉर्म मिला तो कंपलसरी वो एलम होगा. और अब ध्यान दो बेटा, जितने भी एलम आपको मिलेंगे, अब आप ध्यान दो, इन कैटाइन को भूल जाओ. ये सल्फेट तो दोनों में कॉमन है, और सल्फेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? सल्फेट में S का sp3 होगा. अगर sp3 है तो क्या होगा बेटा? एक दूसरे के सेम शेप दिखाने वाले कंडीशन होगी, जिसे मैं आइसोमॉर्फस कह सकता हूं. तो वो कंडीशन यहां पर भी प्रूफ हो रही है. इससे मैंने आपको पहला ही पॉइंट लिख दिया कि जितने भी एलम हैं सबके सब क्या दिखाएंगे बेटा? आपके आइसोमॉर्फस. इज दैट क्लियर एवरीवन? क्या मेरी बात सबको कनेक्ट हुई? तो ये आइसोमॉर्फिज्म का पूरा टॉपिक है बेटा. आई होप कि आइसोमॉर्फिज्म आपको समझ में आया होगा. एनी डाउट? कनेक्ट हुआ? तो एक बार घर पे बहुत प्रॉपरली इसको पढ़ लीजिएगा. मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, अगर नहीं पढ़ा तो भाई क्वेश्चन चले जाएगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहां से. क्लियर है? ठीक है, हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट हमारे पास सॉल्युबिलिटी. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी. ठीक है, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा सॉल्युबिलिटी. ध्यान दीजिए, सॉल्युबिलिटी
सबसे पहला पॉइंट यह समझाना चाहता हूं कि अगर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं बेटा, तो कोई भी कंपाउंड अगर वाटर में सॉल्युबल है तो उसके पीछे उसका रीजन क्या है, यह हम बहुत सारे कंडीशन से यहां पर देखेंगे। लेकिन यह बात सही है बेटा, किसी भी आयनिक कंपाउंड को अगर आप पानी में डालो तो ऑब्वियस है कि बेटा वो जनरली अगर आप देखो तो आपने जितने देखे हैं वो सब सॉल्युबल होते हुए देखे हैं। NaCl को पानी में डालो सॉल्युबल होता है। कॉमन एग्जाम्पल जो आपने अपने डेली लाइफ में आप देखते हो, मैं उसकी बात ज्यादा कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं बेटा, कोई भी सॉल्ट आप पानी में डालो 100% सॉल्युबल होगा। आई रिपीट, ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ऐसा भी मत सोचना कभी भी कि भाई कोई भी पॉइंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल ही दे रहा हूं अभी यहां पर, ऐसा नहीं कि कोई भी सॉल्ट आप पानी में डालो बेटा तो 100% सॉल्युबल ही होगा। हां, हमने NaCl देखा है तो हमें वो इजीली सॉल्युबल दिखता है। जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं, आपको शायद बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बेटा हमने एक सॉल्ट की बात करी थी, अगर आपको थोड़ा सा कनेक्ट हो तो आपको शायद समझ में आ पाएगा। हमने बात करी थी बेटा कि जब हम वो वाइट वॉश करते हैं बेटा, स्पेशली जब वो पुताई जब की जाती है वॉल पे, तो उसमें आपने कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड से जो चूना कहते हो आप बेटा, उसको आप पानी में डालते हो तो वो क्या हो रहा है बेटा, पार्शियल डिसॉल्व हो रहा है क्योंकि वो सस्पेंशन बनाता है। और थोड़ी देर के बाद आप देखोगे वो सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर केवल आपको ट्रांसपेरेंट वाटर भी दिखना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर 1 आवर 2 आवर, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, वो कैसा है, उसका पाउडर फॉर्म कितना आपका फाइन पाउडर है, ये सब उस पर डिपेंड करता है। देखा है ना कभी? अब नहीं देखा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, इट इज अ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो कि उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपने जैसे ही आपने वो जो कैल्शियम ऑक्साइड डाला और वाटर जैसे ऐड किया बेटा, तो वहां पर वो जो पूरा प्रोसेस है उसकी वजह से वो डिसॉल्व हुआ पहले, लेकिन स्टेयर किया तो डिसॉल्व होने के बाद आफ्टर सम टाइम हमने देखा कि बेटा वो सेटल डाउन हो गया। यस और नो? तो बेटा उसको तो हम सॉल्युबल नहीं कह सकते ना। समझे कि नहीं समझे? दूसरा आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं। आपने देखा होगा बेटा जो चौक आती है, चौक कैल्शियम कार्बोनेट जनरली हम उसको कहते हैं कि उसमें मैक्सिमम कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और भी होते होंगे कंपाउंड, हम ये मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा होता है, सही है। आप उसको पानी में डालते हो बेटा, थोड़ी देर के लिए अगर आप उसको बहुत फाइन पाउडर के फॉर्म में आपने रखा है तब तो थोड़ा बहुत डिसॉल्व होते हुए दिखेगा, लेकिन वहां पर भी यही कंडीशन आ जाएगी, आफ्टर सम टाइम वो सेटल डाउन हो जाएगा। यस और नो? अब देखो मैं ऐसे जो एग्जांपल दे रहा हूं जो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं, क्योंकि सॉल्युबल होने का मतलब कंप्लीट डिसॉल्व हो जाना और फाइनली हमें ऐसे सिचुएशन दिखना जहां पर कि जैसे NaCl में वो जब हमने NaCl डाला तो ऑब्वियस है कि बेटा वो जैसा वाटर था वैसा ही दिखने लग गया थोड़ी देर के बाद। मतलब अगर मैं बेटा एक बीकर में NaCl सॉल्यूशन रख दूं और एक बीकर में बेटा मैं आपका प्योर वाटर रख दूं जिसमें कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व नहीं है, क्या नेक्ड आई से देख के आप पहचान पाओगे किसमें NaCl डिसॉल्व है? बताओ, नहीं ना। इससे क्या पता चला कि वो ट्रांसपेरेंट क्यों दिखा रहा है? बिकॉज इट फॉर्म अ ट्रू सॉल्यूशन। आपको समझाया था ट्रू सॉल्यूशन, तो वो ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म कर देता है और इस वजह से वो डिसॉल्व नहीं हो, इस वजह से वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो रखा है, तो वो कंप्लीट ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। लेकिन जो सस्पेंशन है या क्लोइडल सॉल्यूशन है वहां पर कंप्लीट डिसोल्यूशन नहीं था, ये बात हुई थी अपनी। तो बस वही कहानी है बेटा यहां पर भी कि एवरी सॉल्ट इट इज नॉट पॉसिबल कि कंप्लीटली डिसॉल्व इन अ वाटर या एवरी टाइप ऑफ सॉल्वेंट। जनरली हम क्या कहते हैं बेटा, ध्यान दो, मैं फिर से ये कहना चाह रहा हूं कि आयनिक कंपाउंड है तो हम ये कहेंगे कि आयनिक कंपाउंड में कंप्लीटली आयंस बनते हैं, और आयंस बनते हैं मतलब वहां प्योर आयंस है, और प्योर आयन जो होंगे वो पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होना चाहते हैं। क्या मेरी बात समझे? और पोलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बेटा? जिसकी पोलरिटी, जिस कंपाउंड की पोलरिटी ज्यादा हो। पोलरिटी का मतलब होता है कि भाई वहां पर जो, अगर आपको याद हो मैंने समझाया था थोड़ा, सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव चार्ज वाटर में दिखाया था, तो वो जितना चार्ज ज्यादा, सेपरेशन वहां चार्ज ज्यादा होगा, सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा पोलर माना जाता है।
तो पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी बेटा आयनिक कंपाउंड उतना ज्यादा सॉल्युबल होता है ऐसे सॉल्वेंट में। तो इसलिए वाटर में आयनिक कंपाउंड मैक्सिमम सॉल्युबल होते हैं। इसे हम ये कह भी देते हैं बेटा कि हमारे पास जनरली, हमारे पास ये कह भी देते हैं बेटा कि जनरली वो सभी आयनिक कंपाउंड, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है तो वो वाटर में ही सॉल्युबल होगा, बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स पोलर नेचर। वाटर के पोलर नेचर की वजह से ऐसा होता है बच्चों। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? तो सबसे पहले ये ध्यान दो बेटा कि यहां पर सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो सबको मेंशन कर लेना है कि अगर आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है तो वो उसके पोलर नेचर से, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल है तो वो सॉल्वेंट के पोलर नेचर पर डिपेंड करेगा। जितना पोलर सॉल्वेंट होगा उतना उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? यस और नो? जितना ज्यादा हमारे पास पोलर नेचर होगा उस सॉल्वेंट का, आयनिक कंपाउंड उसमें उतना इजीली सॉल्युबल होगा। एंड वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट शो द हाईएस्ट पोलरिटी। वाटर जो है बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसी बेसिस पे बोला जाता है क्योंकि उसकी पोलरिटी हाईएस्ट होती है। अगर हम सॉल्वेंट के बेसिस पे बात करें तो हाईएस्ट पोलरिटी है, तो इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा आयनिक कंपाउंड की उसी में सबसे ज्यादा होगी, या मैक्सिमम आयनिक कंपाउंड उसी में ज्यादा आपको सॉल्युबल दिखेंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यस और नो? तो उस सॉल्युबिलिटी में ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा मैं यहां पर आना चाहता हूं कि उस सॉल्युबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखो अब मैंने आपको बताया हुआ है, मैं उस पॉइंट पर नहीं जाऊंगा, उनके सब फैक्टर भी आपको बताए हुए हैं। इससे मैं सॉल्युबिलिटी को यहां पर कंप्लीटली उस बेसिस पे आपके सामने कंप्लीटली क्लोज करके रख सकता हूं सिंपल वे में। मुझे बताइए बेटा, जब वो पानी में आपने NaCl को डाला, और ये कॉन्सेप्ट आपको बताया कंप्लीटली, ध्यान दीजिएगा। पानी में अगर मैंने NaCl को ऐड किया, तो NaCl को जैसे मैंने पानी में ऐड किया बेटा, तो ऑब्वियस है कि भाई वो अपने आयंस में धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होगा। तो अगर प्रॉपर आयंस बन जाएंगे तो आयंस का सॉल्युबल होना किस कंडीशन पर डिपेंड करता था, ये हमने पढ़ा है। यस, परफेक्ट। किस पे डिपेंड करता है? हाइड्रेशन एंथैल्पी पे, हमने पढ़ा है। जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी उतना सॉल्युबल वो आयंस होगा, और अगर आयंस जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा बेटा तो आयनिक कंपाउंड उतना इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये डिपेंड किस पे करेगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। सो हम ये कह सकते हैं बेटा, और हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए जो फैक्टर थे कौन कौन से थे? चार्ज एंड साइज। ये तो आपको समझा है। तो अब ये सीधा सीधा हो गया ना बेटा यार, सीधा सीधा कंडीशन। अगर हम देखें कि अगर कोई भी सॉल्ट में ले लूं, उसको पानी में डाल रहा हूं, इसका मतलब क्या बेटा? वो सॉल्युबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये डिपेंड किस पे करेगा? हाइड्रेशन एंथैल्पी पे। यस और नो? अब दो कॉन्सेप्ट हम यहां पर पढ़ते हैं बेटा, मैं अब यहां कंक्लूजन पे आ जाता हूं सीधे सीधे। अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाएगा देखिए। अब मैं इस पे कंक्लूजन पा रहा हूं क्योंकि और बाकी सब चीजें हमने पढ़ रखी हैं। फैक्टर अफेक्टिंग भी हमने पढ़ रखा है, कौन कौन से फैक्टर होंगे, साइज होगा, चार्ज होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझे? अब मैं बेटा उस कंक्लूजन पे आ रहा हूं। इफ द मॉड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी, देखो यहां मॉड क्यों लिखा है? क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन से मतलब नहीं है। मॉड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी हमारे पास कम हो जाए। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है सबको पता है, सही है? और हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है ये भी सबको पता है, तो यहां दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर से बोल देता हूं, if the mode of hydration enthalpy is greater than lattice enthalpy, the compound is completely soluble। ये कंपाउंड क्या होगा? फुल्ली सॉल्युबल कह सकते हो बेटा, इसको फुल्ली सॉल्युबल लिखो तो बेटर रहेगा। ठीक है, फुल्ली सॉल्युबल। इज दैट क्लियर एवरीवन? अरे समझे? ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है बेटा, द मॉड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी is nearly equal to mod of lattice enthalpy, then the compound is, अगर मैं इस कंडीशन पे आता हूं तो वो पार्शियली सॉल्युबल होगा। क्या होगा? पार्शियली सॉल्युबल। ठीक है, पार्शियली सॉल्युबल हो जाएगा बेटा। एंड थर्ड कंडीशन,
जिसे स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट भी बोलते हैं बेटा, मॉड ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी इज लेस देन मॉड ऑफ लैटिस एंथैल्पी, तो क्या होगा बेटा? इनसॉल्युबल, सही है, इनसॉल्युबल सॉल्ट कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल बेटा आपके सामने है, मैं एग्जाम्पल भी लिखते हुए चलूं, इसके एग्जाम्पल कंप्लीटली अगर आपके सामने लिखूं तो NaCl सॉल्यूशन, ठीक है ना, और इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बात करूं बेटा तो जनरली AgCl जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको बनता है बिकॉज ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल, ठीक है। इस केसेस में बहुत कम सॉल्ट मिलेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि नहीं होंगे, इसलिए मैं इसके एग्जांपल अभी नहीं दे रहा हूं। जहां पर हम प्रॉपरली जब हम इंडिविजुअल कंडीशन की बात करें तो इंडिविजुअल पार्ट में कहीं पर डिस्कस करेंगे, जैसे हम एस ब्लॉक पढ़ते हैं इंडिविजुअल, तो वहां पर हम उन टाइप पे उसमें सॉल्युबिलिटी में बता सकते हैं, क्योंकि मैं जनरलाइज नहीं कर सकता हूं, ठीक है, इससे मैं इसके एग्जाम्पल पर नहीं आ रहा हूं। लेकिन एक इतना समझ में आया सबको? अब एक हैशटैग करके बेटा एक बहुत अच्छा नोट बना लीजिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और वो एग्जाम्पल या उस पूरे नोट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो नोट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हर जगह पर आपको उस बेसिस पे परेशान करता है। तो लिखिएगा बेटा, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल, ऑल नाइट्रेट्स सॉल्ट्स आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। जितने भी नाइट्रेट वाले सॉल्ट होंगे वो सबके सब वाटर सॉल्युबल होंगे। एग्जांपल में अगर मैं देखो ऑल कह दिया, वैसे तो सभी आ जाएंगे जितने भी नाइट्रेट हैं, लेकिन दो चार एग्जांपल आपके सामने लिख दे रहा हूं। ऑल नाइट्रेट्स आर कंप्लीटली, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल, NaNO3, ठीक है, कंप्लीटली सॉल्युबल। यहां ध्यान दो बेटा, PbNO3 ये भी सॉल्युबल होता है होल ट्वाइस। यहां ध्यान दो बेटा, आपको एक और एग्जांपल दूं, AgNO3 ये भी कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल होता है। ध्यान दो बेटा कि भाई मैं ऐसे एटसेट्रा, देखो जिसको मैंने स्प्रैंगली सॉल्युबल बोल रखा है उसी का सॉल्ट अगर आप ध्यान दे रहे हो बेटा, यहां पर अच्छे से सिल्वर का नाइट्रेट सॉल्युबल है, इसका मतलब क्या है, नाइट्रेट्स जितने भी होंगे वो सबके सब आपके सॉल्युबल होंगे। ये एक स्पेसिफिक केस है, इसके लिए कोई रूल नहीं बनेगा, इसे मैंने आपको नोट में ही लिखवा रखा है। इज दैट क्लियर? ये कोई रूल फॉलो नहीं करने वाला है, मैं फिर से आपको बोल दूं, अगर आप इन रूल के बेस पर जाओगे तो गड़बड़ कर जाओगे। इसे नोट करके हैशटैग करके उसको मेंशन ही कर लेना कि ऑल नाइट्रेट सॉल्ट्स आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल। अंडरस्टूड एवरीवन? इसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है कि कोई सॉल्युबल नहीं होता है, इसे मैंने आपको नोट करके वो कंप्लीटली बताया। गॉट इट एवरीवन? याद रहेगा? तो ये सॉल्युबिलिटी का पूरा पार्ट था बेटा, इसको अच्छे से कंप्लीट करेगा। एनी डाउट? क्लियर सबको? ठीक है, इतना कंप्लीट करिएगा बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन